सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूँ ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका इकोनॉमिक्स में अभी तक एक भी चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा ये इकोनॉमिक्स का जो पेपर आने वाला है, तो उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन जरूरी है हमारे लिए। अगर आपका सिलेबस हो भी गया है तो आप अगर पूरी बुक रिवाइज करने जाओगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टीज आने वाली है। और अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है ना, तो अगर इन चीजों को आप कवर करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो 101% 85+% आप अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट की जाती है, तो किस तरह से उनको एनालाइज करना है, किस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, ये आज की इस लेक्चर वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई कि जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है यहाँ पर सिलेबस को कंप्लीट किस तरीके से करने का है। हमारा जो हाई वेटेज चैप्टर्स का जो क्राइटेरिया है ना, उन चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं पहले ये देख लेते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां और नौवां। आप बोलोगे भाई यहाँ पर कि जो ये इतनी बड़ी लिस्ट बना दी है 7 चैप्टर्स की, तो क्या इस 7 चैप्टर्स को हमारे जो अपकमिंग 20 डेज है उसके अंदर ऑल मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या ये 7 चैप्टर कवर कर पाना इतना ज्यादा इजी रहने वाला है? तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बिल्कुल इजी रहने वाला नहीं है। क्यों नहीं रहने वाला? क्योंकि भाई बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। अगर आप पूरी लेक्चर वीडियो देखने जाओगे तो एक घंटे का एक चैप्टर अगर आपको समझाया जा रहा है तो ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो, और कंटिन्यू देखने की कैपेबिलिटी किसी के पास होती नहीं है। तो मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ कि भाई पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज करने मत जाओ। तो यहाँ पर फिर उसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले देख लो भाई हाई वेटेज चैप्टर कौन से, ठीक है। अब उसके अंदर समझ जाते कि भाई कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हर चैप्टर में से हर एक पॉइंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये चैप्टर 1 है, तो यहाँ पर क्या सब जो 4 क्वेश्चन दिए वो 4 के चारों इंपॉर्टेंट है, या जो स्कोप्स दिए वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैं बोलता हूँ नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है। अगर आप देखो लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पेपर उठाकर तो वो चीजें वहां पर पूछी नहीं गई है। तो वहां पर उनको पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है इस सिचुएशन में। अगर आप पहले से पढ़ते हुए आए हो तो वेल एंड गुड है भाई, सीधी सी बात है। अगर पहले से पढ़ के रखा है तो उसको सिर्फ एक बार रिवाइज मारना है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो प्लीज उन क्वेश्चन पे फोकस मत करो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले नहीं है। सेकंड थिंग भाई, ट्राई करते राइटिंग प्रैक्टिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपके इकोनॉमिक्स एज वेल एज आपके एसपीए और आपके ओसीएम सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत लंबा पेपर होता है और वहां पर आपकी जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप आगे जो परसिव जो क्वेश्चन बचे होंगे उनको लिखने के लिए आपकी जो डिफिकल्टीज होने वाली है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आपके प्रीलिम्स के अंदर। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ भाई प्लीज ज्यादा से ज्यादा टाइमर लगाओ और अपने जो इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी जो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट है इनको ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा आपकी राइटिंग स्पीड होगी, उतना जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आ जाते हैं स्मार्ट स्टडीज के ऊपर। देखो बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर पूरा चैप्टर रिवाइज करना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करने का है, फ्लो चार्ट्स के ऊपर जाना है। मतलब क्या, अब आपकी बुक में फ्लो चार्ट दिए हुए नहीं है तो सर बोलोगे उसको कंप्लीट कहां से करने का है। सबसे पहली बात है, जो आपके हेड पॉइंट्स दिए होते हैं आपकी हर एक टॉपिक में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉज एजम्पशन अगर देखने जाऊंगा डीएमयू का, तो वहां पर जो हेड पॉइंट्स हमको दिए हुए ना, उन हेड पॉइंट्स को क्या करना है, एक जैसा ऐसा हम बना सकते हैं। देखो ना, ऐसा लॉ बनाया है, फिर वो लॉ में कितने पॉइंट्स हैं, मतलब वो लॉ एजम्पशन में कितने पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखने जाए अगर एक्सेप्शंस में, तो हॉबीज है एक, फिर उसके बाद मनी है, मनी के बाद फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो पावर। तो इस तरीके से उसका फ्लो चार्ट बनाकर और उसको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। देखो पूरा का अंदर कंटेंट अच्छी तरीके से टीचर्स भी रीड नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर, मतलब बहुत ज्यादा पेपर्स होते हैं, तो उन सब पेपर्स को एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उतनी चीजों को डीप में जाते नहीं है। तो हेड पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, और उसको याद रखने के लिए ये फ्लो चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो यहाँ पर स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी भाई, कि इन पूरे चैप्टर्स के अंदर के पूरा कंटेंट रटने मत बैठो, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और आप सभी जान रहे हो कि अगर एक एक पॉइंट और एक एक चैप्टर को डिटेल्स में लर्न करने गए तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम 10 तारीख के पहले, मतलब 10 तारीख के पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखने गए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई फोकस ऑन लॉस। जो आपके लॉ के जो क्वेश्चन है ना, जितने भी 3 क्वेश्चन है लॉ के, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, 3 जो लॉ के क्वेश्चन है ना, अगर आप देखने जाओ तो जो मेरा ये चौथा पॉइंट है यही आपके बोर्ड एग्जाम का 10 मार्क्स के ऊपर वेटेज रखता है। मतलब क्या है भाई, एक क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में आपको, मतलब लास्ट के जो 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें एडिटिव करना होता है, उसमें से एक क्वेश्चन इन तीनों में से फिक्स आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ सप्लाई में से एक क्वेश्चन विद एजम्पशन और एक्सेप्शन, या विद एजम्पशन एक्सेप्शन बोथ
आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने ही वाला है। और जो एक क्वेश्चन आपका बच गया है वो आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, वो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसमें आपको गिव इकोनॉमिक टर्म्स होता है, वो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वहां पर वो 2 मार्क्स वहां कवर हो जाता है और 8 मार्क्स जो है वो आपको डायरेक्टली आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये मिलने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सीधी सी मैंने जो शुरू में भी ये चीज बताई, मैं यहाँ पर ये पॉइंट में भी यही चीज बोल रहा हूँ कि हर चैप्टर में से, जैसे हमारे ये जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, इनमें हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे अगर 4 क्वेश्चन दिए हैं तो चारों के चारों चैप्टर में से इंपॉर्टेंस रखते नहीं है। कुछ ही चैप्टर्स में जो कुछ ही सब्जेक्ट है वही इंपॉर्टेंस रखते हैं और पूरे के पूरे रखने वाले नहीं है। तो मतलब यहाँ पर होता क्या है, सीधी सी बात है भाई, अगर एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन है तो चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 से 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं को पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा फोकस करो एज कंपैरिजन टू योर जो रिमेनिंग क्वेश्चन। आप सब बोलोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो पहली बार बोर्ड का एग्जाम लिखने जा रहे हैं। तो देखो, आप पहली बार लिखने जाते हो, लेकिन आपसे पहले बहुत लोगों ने बोर्ड का एग्जाम लिखा हुआ है, तो उनके जो पेपर्स हैं, यानी कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स के जो पेपर्स आपके हाथ में अभी भी पड़े हुए हैं, उनके अंदर एनालाइज करो। और अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और हमारे चैनल पेज पर भी वो वीडियो अवेलेबल है। तो जल्दी से जाके उसको देखिए, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 25 प्लस मार्क्स स्कोर कराकर दे सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके 4 मार्क्स में भी आएंगे, 8 मार्क्स में भी आएंगे, डिसएग्री एग्री में भी आने वाला है, और साथ ही साथ आपके डिस्टिंक्शन बिटवीन में भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर हर एक पैटर्न को समझकर, उस आंसर को समझकर लिखना है। रेक्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, सब्जेक्ट इतने ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जो रट्टा वाले सब्जेक्ट होते हैं वो तो पहले दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स बनाकर लिखो, इस तरीके से आपको वो चार्ट्स भी ध्यान में रहेंगे। अगर आप 8 मार्क्स का जो एग्जाम जब प्रेजेंट करने जाते हो, तो अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया ना, तो वहां पर एग्जामिनर का जो बोलते हैं ना कि जब वो पेपर चेक करता है तो जो उसका प्रेजेंटेशन जो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है ना, यही है आंसर प्रेजेंटेशन, कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना आंसर प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर हम एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। उस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही बताएंगे कि भाई पेपर किस तरीके से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लेकिन उसके पहले इस लेक्चर में हम ये समझ लेते हैं कि भाई आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है, जिसमें आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना होता है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के साथ आता है, डिसएग्री एग्री आता है, डिफरेंस बिटवीन आता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया होता है ना, इस हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। देखो, 180 मिनट जो आपको मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको किस तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन, एक सेक्शन के लिए आप पूरा का मतलब आधा 1 घंटा वेस्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो आपको इतना इससे मतलब इतनी क्लियरिटी रखनी है कि भाई वो एक क्वेश्चन 1 मिनट में अटेम्प्ट होना चाहिए। यानी मतलब क्या है, वो 20 मिनट में आपके 20 मार्क्स फिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, आपके आइडेंटिफाई वाले कॉन्सेप्ट पे सिर्फ एनी 3 करना होता है। एनी 3 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, और उसमें से एनी 3 चूज करके आपको उसका कॉन्सेप्ट बढ़ाकर उसका एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका डिफरेंस बिटवीन का। एज इट इज सेम थिंग करनी है कि जो 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना है, साथ ही साथ उनके 2 ही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट लिखना है। आइडेंटिफाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट लिखना है। ठीक है, एट दी एंड जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप वापस से एक बार रिवीजन करने आओगे, मतलब पूरे पेपर को वापस जब चेक करने आओगे, तो वहां पर आप एक एक पॉइंट सब में ऐड कर सकते हो। बट एट दी एंड जब तक आपका पेपर पूरा फिनिश नहीं हो रहा है, प्लीज किसी भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट मत लिखना, क्योंकि आपको आपके ही पॉइंट का मार्क्स मिलने वाला है, एक्स्ट्रा पॉइंट का मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज का भी क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको आंसर पूरा डिटेल में आ रहा होता है, पर पूछा हो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, वो 8 के 8 पॉइंट लिखने जाते हैं कि सर ने बोला था कि भाई आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना है तो पूरा पेपर लिखने जाने का। वो 8 के 8 पॉइंट लिख के आते हैं और सिर्फ मार्क्स कितने मिलते हैं, 2। तो क्या मतलब है भाई, आप 10 मिनट वहां पर बात करोगे, उससे अच्छा 10 मिनट जो आपके लास्ट क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स के लिए, वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर भी किस तरीके से प्रेजेंट करना है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा है कि फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर लिखना है, तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट फीचर्स से स्टार्ट नहीं करना है। पहले उसका मीनिंग लिखना है, फिर उसका डेफिनेशन लिखना है, देन आप फीचर्स के ऊपर आओ, और फीचर्स के एंड में आपको एक छोटा सा कंक्लूजन देना है 2 से 3 लाइन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखने जाओ, जो 3 लॉ वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर वहां पूछा जाता है तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि वहां पर डेफिनेशन नहीं है। तो मीनिंग लिखना है, मीनिंग के बाद फिर आप आ जाओगे अपने लॉ के ऊपर, किसने लॉ बताया है, और लॉ का जो आपका लॉ वाला क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखने जाओ, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई।
तीनों क्वेश्चन है, तीनों में लॉ बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, और तीनों लॉ जैसा ही लिखना है, एज इट इज, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो लॉ, आप मीनिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आपका जो ये लॉ, जहां पर ये वर्ड दिख जाता है ना, लॉ, डेफिनेशन, ये चीजों को आपको एज इट इज ही लिखना होता है। क्योंकि यार अगर लॉ को लॉ जैसा नहीं लिखोगे तो फिर वो लॉ रह ही जाएगा ना, सीधी सी बात है। अगर किसी ने कुछ बताया है तो उसको एज इट इज ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो लॉ के मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको एज इट इज आपकी टेक्स्ट बुक जैसा लिखोगे। तो ये था भाई हमारे कुछ पॉइंट की, हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है भाई। देखो ये चारों पॉइंट अगर आप कवर भी कर लेते हो ना, और अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं देखा है, मतलब फॉर एग्जांपल ये तो कंप्लीट हाई वेटेज वाला आपको खोल रही है, बट अगर आप ये चारों पॉइंट सही तरीके से कवर कर भी ले रहे हो, बट अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है ना, तो ये चारों पॉइंट आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा? क्योंकि आंसर जब तक आप प्रेजेंट नहीं करके आओगे, देखो आपने पूरे साल कितनी मेहनत की है कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन 3 घंटों में जो आपको 180 मिनट्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं, उन 3 घंटों में आपने कितना पेपर अटेम्प्ट किया है, कितना क्वेश्चंस लिखे हो, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मैं बोलता हूँ आप पूरे साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किए हो, बट एट दी एंड आप बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखने नहीं जाओगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है हाथ के अंदर? नहीं मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी बनानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो इसी पर होने वाली कि भाई किस तरीके से हमको पेपर प्रेजेंट करना है, चाहे वो हमारा कॉमर्स सेक्शन के किसी भी सब्जेक्ट का हो। सिर्फ बीके का थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो हमारे टेबल्स वगैरह होता है, मतलब जो हम लोग का फॉर्मेट है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो उसको थोड़ा सा हटाकर बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका पेपर किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में सीखेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।